मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी रिलेटेड है ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी। ये जीटीटी है क्या, ग्लूकोज टॉलरेंस है क्या? मतलब ऐसा इस पर नाम से ही लिखा हुआ है ग्लूकोज के टॉलरेंस का टेस्ट, मतलब कि ग्लूकोज का यूटिलिटी हमारे बॉडी में कैसे होता है, इस टेस्ट को बोलते हैं जीटीटी। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज इंटर करता है, इंटर करने के बाद यह हमारे बॉडी में इसकी यूटिलिटी कैसे होती है, यह हमारे बॉडी में फंक्शन कैसे करता है, इस पे इंसुलिन का एक्शन कैसे होता है, इसके एबिलिटी को जांच करने को बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो मतलब क्या, ग्लूकोज एंट्री इन द बॉडी एंड देन ग्लूकोज यूटिलाइज इन द बॉडी इन विच रेट, विच कंडीशन, नोन एज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। चलिए अब हम लोग पहले बात चलते हैं, फिर हम वन बाय करके चलते हैं इसके बारे में। सबसे पहला कि ये टेस्ट क्यों कराया जाता है। सबसे पहला, ये टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है उस पेशेंट में जिस पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है और उसको टाइप 1 या टाइप 2 को डिटरमाइन करना है कि यह पेशेंट इंसुलिन वाला पेशेंट है या नॉन इंसुलिन का पेशेंट है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहला। नंबर 2, ऐसा मरीज जिसमें ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी नॉर्मल है लेकिन कुछ सिम्टम उसका डायबिटीज मेलाइटस का आता हो, उसमें भी हम लोग जीटीटी कराते हैं। नंबर 3, वैसा पेशेंट जिसके बोथ पेरेंट डायबिटीज मेलाइटस से सफर हो और एज 30 ईयर से पार कर गई हो, उसमें भी ये जीटीटी कराते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का मेजरमेंट पहले से अगर कर लें तो आगे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट, वैसा पेशेंट जिसमें लैग कर्व की बात होती हो, यानी खाना खाते ही उसमें बहुत सारे सिम्टम डायबिटीज का मिलता हो लेकिन जब ब्लड शुगर जांच कराते हैं तो नॉर्मल मिलता है। वैसा पेशेंट जिसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है लेकिन यूरिन से ग्लूकोज पास करता है, उसमें भी जीटीटी कराते हैं। और प्रेगनेंसी में जब 20 वीक गुजर जाता है तो उस पेशेंट में, उस फीमेल में जीटीटी करा के देखते हैं, जिसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, उसमें भी हम लोग को जीटीटी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो ये था मेरा जीटीटी का एम, मतलब समझ में आ गया। डिटर्मिनेशन का टाइप डिटर्मिनेशन करने के लिए, जेनेटिक कंडीशन को देखने के लिए, सिम्टम अगर आ रही है अबनॉर्मल तब उस कंडीशन में देखने के लिए, यानी इस सब कंडीशन को देखने के लिए वो जीटीटी कराते हैं। और यह बात याद रखना है कि डायबिटीज मेलाइटस का मरीज अगर हो तो एक बार कम से कम उसको 1 या 2 बार जीटीटी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं कराएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है हाइपोग्लाइसेमिया में। वैसा मरीज जिसका कि ब्लड शुगर लेवल घटा रहता है, वो हाइपोग्लाइसेमिया को इंसुलिनोमा को पता लगाने के लिए या स्टार्वेशन पता लगाने के लिए हाइपोग्लाइसेमिया में हम लोग भी जीटीटी कराते हैं। तो हम लोग इसको जांच कराने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इस जांच कराने के लिए करना क्या होता है कि पेशेंट को पहले तो 3 डेज तक नॉर्मल डाइट में रहना होगा, नॉर्मल डाइट। उसके बाद पेशेंट को फास्टिंग में हम बुला लेते हैं हम लोग। फास्टिंग का मतलब होता है 8 आवर एम्प्टी स्टमक। 8 आवर एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट रहने पर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को 8 घंटा तक क्या है, एम्प्टी स्टमक मतलब क्या, फुली रेस्ट में, मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट। ये मेंटल और फिजिकल रेस्ट में रह करके तब पेशेंट को क्या करेंगे, हम लोग बुला लेते हैं। अब क्या करते हैं, पेशेंट को बुलाते कब है, फास्टिंग में बुला लेते हैं और लैब में रखते हैं उसको। फास्टिंग में बुलाने के बाद क्या करते हैं उस मरीज को कि उसमें हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं, हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं और जांच करते हैं। तो इसमें हम लोग ब्लड का भी कलेक्शन करेंगे, यूरिन का भी कलेक्शन करेंगे। तो कैसे कलेक्शन करते हैं हम लोग, ये तो देख लेते हैं, और उसका फिर हम लोग फाइंडिंग क्या देख लेते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट को क्या बोले, हम लोग फास्टिंग में बुला लेते हैं। बुलाने के बाद सबसे पहला कलेक्शन जो करते हैं, ब्लड कलेक्शन, सबसे फर्स्ट कलेक्शन जो करते हैं वो फास्टिंग में करते हैं हम लोग। फास्टिंग में कलेक्शन कर लेते हैं और उस समय उसका चाहे तो हम लोग रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, हम लोग कितना फाइंडिंग आया, इसका जो फाइंडिंग है ना वो भी निकाल लेते हैं। और दूसरा, इसी समय यूरिन भी लेते हैं हम लोग, यूरिन भी इस समय ले लेते हैं हम लोग, यूरिन भी हम लोग इस पेशेंट का फास्टिंग में ले लेते हैं।
ठीक है। तो एक कलेक्शन हम लोग फास्टिंग में ले लिया, फास्टिंग में क्या किया, ब्लड कलेक्शन लेते हैं और फास्टिंग में यूरिन कलेक्शन लेते हैं, पहला कलेक्शन ले लेते हैं। तो इसके बाद जीटीटी के लिए ये बताएंगे आपको, जीटीटी दो तरह का होता है, एक होता है आईवी ओरल जीटीटी, एक होता है आईवी जीटीटी। पहला को बोलते हैं ओजीटीटी, ओजीटीटी, आयोग को बोलते हैं आईवी जीटीटी बोलते हैं, है ना। तो ओजीटीटी मतलब क्या होती है कि ग्लूकोज को ओरली देना होगा, आईवी जीटीटी का मतलब होता है ग्लूकोज को आईवी इंजेक्ट करना होगा, डेक्सट्रोज 20% आईवी इंजेक्ट किया जाता है उसमें। तो अब क्या करते हैं ना कि इसी समय अगर मरीज अगर ओजीटीटी का अगर होगा, अगर ओजीटीटी का अगर होगा तो उसमें लोग क्या करते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज उसको पिला देते हैं, 75 ग्लूकोज क्या करते हैं, ग्लूकोज उसको ओरली इंटेक कर देते हैं, ओरली इंटेक कर देते हैं। या फिर अगर वो आईवीजीटीटी का पेशेंट अगर होगा, अगर वो आईवीजीटीटी का पेशेंट होगा तो उसको हम लोग 20% हम लोग आईवी में क्या करते हैं, इंट्रावेनस हम लोग डेक्सट्रोज को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो यह हो गई बात, क्या हो गया कि फास्टिंग में ब्लड यूरिन ले करके और ओरल जीटीटी होगा तो 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देंगे उसको, अगर वो आईवी जीटीटी होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईवी जीटीटी में आईवी में डेक्सट्रोज 20% डालते हैं। दूसरी बात है आईवी जीटीटी की आवश्यकता कब पड़ती है कि पेशेंट ओरली नहीं ले पाता है, जैसे पेशेंट हो सकता है कोमा में पेशेंट हो, वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, अगर ओरली में कोई दिक्कत होती है तब उस कंडीशन में, क्योंकि अगर पेशेंट को ओरली नहीं लेता तब आईवी जीटीटी कराते हैं। तो आईवी की आवश्यकता क्या बोले हम लोग, ओरली जब पेशेंट नहीं लेता तब आईवी की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग इसके आधे घंटे के बाद, इसके 30 मिनट के बाद या तो पेशेंट को ओरली दे दिए या फिर पेशेंट को आईवी दे, दोनों में से कोई एक दिए। इसके 30 मिनट के बाद तब हम लोग सेकंड कलेक्शन लेते हैं, सेकंड ब्लड कलेक्शन और यूरिन कलेक्शन। फिर हम लोग लेते हैं थर्ड ब्लड कलेक्शन, फिर यूरिन कलेक्शन। और इसके आधे घंटे बाद, ठीक 30 मिनट बाद फास्टिंग का ब्लड ले लिए, ओरली ग्लूकोज दिए या आईवी जीटीटी आईवी दिए, उसके आधे घंटे के बाद सेकंड कलेक्शन लिए, उसके आधे घंटे के बाद थर्ड कलेक्शन लिए, फिर आधे घंटे के बाद फिर मतलब चौथा कलेक्शन लेते हैं फिर ब्लड का, फिर आधे घंटे के बाद लेते हैं यूरिन का भी लेते हैं, और फिर पांचवा कलेक्शन लेते हैं आधे घंटे बाद। यानी कि फास्टिंग के आधा घंटा के बाद सेकंड कलेक्शन, सेकंड के आधे घंटे के बाद तीसरा कलेक्शन, तीसरा के आधे घंटे के बाद चौथा कलेक्शन और चौथे के आधे घंटे के बाद पांचवा कलेक्शन। इस तरह से 5 कलेक्शन जो है ब्लड का और यूरिन का कलेक्शन लेते हैं। याद रखना है इस बात को। तो हम लोग क्या किए, हम लोग कि पेशेंट को क्या किए, हम लोग फास्टिंग में पेशेंट को बुला लिए, बुलाने के बाद ये डिटरमाइन किए कि हमको ये ओरल जीटीटी करना है या आईवी जीटीटी करना है। ओरल जीटीटी सभी लोग को करते हैं, आईवी जीटीटी उसको करेंगे जिसको कि ओरली वो नहीं ले पाता हो। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि फास्टिंग में ब्लड लेने के बाद आधे घंटे के बाद उसी समय क्या करते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं, उसके आधे घंटे के बाद हम लोग ब्लड कलेक्शन ले लेते हैं और यूरिन का भी कलेक्शन करते हैं। अब हमको देखना है फाइंडिंग, फास्टिंग में पहला जो फर्स्ट जो फाइंडिंग क्या आया उसको नोट कर लेंगे, सेकेंड फाइंडिंग नोट कर लेंगे, है ना। जो फर्स्ट कलेक्शन हुआ है, फर्स्ट कलेक्शन का हुआ फास्टिंग में, इसका नोट कर लेंगे, रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला उसको लिख लेंगे हम लोग, ये रिजल्ट क्या निकला। सो यूरिन का क्या निकला उसको लेंगे। सेकंड में आया जो इसके 30 मिनट के बाद सेकंड कलेक्शन है उसका भी रिजल्ट देख लेंगे। मान लीजिए फर्स्ट का कलेक्शन जो रिजल्ट आया ये 80 आया, सेकंड जो कलेक्शन किया गया मान लीजिए सपोज दैट इसका रिपोर्ट आ रहा है जैसे 120 आ रहा है, थर्ड कलेक्शन जो ले रहे हैं उसमें जो है 150 आ गया, चौथा कलेक्शन लिया उसमें जो होता है 130 आ गया, पांचवा कलेक्शन में क्या हो गया 120 आ गया। यानी इस तरह से क्या होती है कि पहली फास्टिंग में ग्लूकोज पिला, फास्टिंग के समय कलेक्शन लिए तो उसका 80 किलो आया, इस समय ग्लूकोज पिला दिए, आधे घंटे के बाद ग्लूकोज लिए तो वैल्यू उसका ये आया है, इसके आधे घंटे बाद वैल्यू ये आया है, इसके बाद आधे घंटे बाद ये आया है। यानी ये वैल्यू हम लोग मिल गया। ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को हम लोग किधर लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ और सॉरी वाई एक्सिस की तरफ। ये वैल्यू कितना होगा, ग्लूकोज का वैल्यू वाई एक्सिस की तरफ लिखेंगे और टाइम ड्यूरेशन को लिखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। इस तरह से अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब हम लोग क्या किए, अब जो मेनली हम लोग को ग्राफ बनाना है
इस ग्राफ को ही मेनली आपको समझना होगा। तो यही मेन ग्राफ होती है। ग्राफ समझ में आ गया तो हम लोग बहुत आसानी से उस पेशेंट को डायग्नोस भी कर लेते हैं और हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं आसानी से। याद रखना होगा, हमें ग्लूकोज का यूटिलिटी को जानना बहुत जरूरी है। तो क्या बोले हम लोग, एक ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ पेपर पे 2 एक्सिस होगी। इस ग्राफ पर 2 एक्सिस होगा। एक इधर एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ वाई एक्सिस होगी। वाई एक्सिस की तरफ जो होती है, इधर ग्लूकोज का वैल्यू हो जाएगी 20, 40, 60, 80, फिर उसके बाद 100, 120, 140, 160। इसको बोलते हैं 160 से लेकर 180 मिलीग्राम पर यूनिट को बोलते हैं रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू। रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना होता है, 160 से 180। इसके बाद 200, 250, 300, सपोज दैट ऐसे हम लोग ऊपर चले और 400 तक लेके चलते हैं, 400 तक लेके चलते हैं। चलिए इधर हम लोग टाइम लिखते हैं। हम लोग क्या, ये फास्टिंग हुआ, ये हुआ 30 मिनट, ये हुआ 60 मिनट, 60 मिनट। इसके बाद ये होता है 90 मिनट, उसके बाद 120 मिनट, है ना, 120 मिनट, ये 90 मिनट हुआ। तो अब जो बात ये आ गई ना कि हम लोग फास्टिंग में जो ग्लूकोज लिए थे, तो फास्टिंग में जो ग्लूकोज लिए थे उसका वैल्यू कितना होगा। मान लिया जाए सपोज दैट यहाँ पे आया, जैसे दूसरा जो वैल्यू लिए थे, दूसरा वैल्यू सपोज दैट जैसे हम लोग ग्लूकोज पिला दिए उसको, इसी समय हम लोग क्या किए, 75 ग्राम ग्लूकोज पिला दिए, या हम लोग उसको आईवी के द्वारा दिए, दोनों में से कुछ भी दिए, तो सेकंड जो वैल्यू आया ग्लूकोज का वो लगभग 130 के 40 के लगभग आया, यहाँ पे आया। थर्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पर आया 150 के लगभग आया। लेकिन चौथा वैल्यू जो है ऑलवेज वहां से घटना होना चाहिए, यहाँ पे घटना चाहिए, यहाँ पे। इसके बाद जो अगला जो कलेक्शन आया वो लगभग 120 के लगभग होगी। अब क्या हुई, इस तरह से क्या हुआ, पेशेंट का हम लोग एक ग्राफ बना देते हैं। यहाँ से ये ग्राफ ऐसे बना दिए। ये जो ग्राफ हो गई, यह एक नॉर्मल ग्राफ है, ये एक नॉर्मल पेशेंट का ग्राफ है, जिसमें पेशेंट देखिए फास्टिंग के समय ग्लूकोज उसका 70-80 के आसपास होता है। जैसे ही वो खाना खाया या ग्लूकोज लेता है तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ते गया। जैसे जैसे बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते इंसुलिन अपना काम करना स्टार्ट करता है। इंसुलिन जैसे ही अच्छा वर्क करता है ना, तो तीसरा कलेक्शन ऑलवेज याद रखिएगा कि तीसरा कलेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड पोजीशन में होती है, और तीसरा कलेक्शन के बीच जो होती है एंगल जो होती है वो लगभग 120 डिग्री होना ही चाहिए। 120 डिग्री अगर है, इसका मतलब कि ये ग्राफ सही है। यानी कि ये जो ग्राफ होती है, तीसरा जो पॉइंट होती है, इससे ऑलवेज ये डिक्रीज होना चाहिए। यानी ये जो तीसरा वैल्यू जो होती है ना, वहां पर ये एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए, ये सही है। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा मरीज जिसमें फास्टिंग जैसे यह हो और उसके बाद क्या हुआ, खाना ग्लूकोज दिया गया और वह इसको भी पार कर गया, वो पार कर गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो घटने लगा और फिर 120 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है। यानी ऐसा पेशेंट जिसमें कि फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल, पीपी नॉर्मल, पीपी मतलब 120 मिनट के बाद नॉर्मल, तब फास्टिंग भी नॉर्मल आ रही है, पीपी भी नॉर्मल आ रही है, लेकिन बीच में जो देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है और फिर इसका मतलब ये पेशेंट के जब जेनेटिकल उसका डिसऑर्डर हो सकती है, उसका हो सकता है दोनों पेरेंट उसका सफर हो डायबिटीज मेलिटस से, यानी वह मरीज को आगे चल करके डायबिटीज मेलिटस बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग एक तो हम लोग ये देख लिया, हम लोग ऐसा कंडीशन कर। अगला एक ऐसा मरीज हो सकता है जिसका ग्लूकोज यहाँ से 140, 130, 140 के लगभग है, ग्लूकोज उसका बढ़ने लगा, सेकंड कलेक्शन यहाँ पे आ रही है, थर्ड कलेक्शन यहाँ पे आ रही है, फोर्थ, लेकिन क्या है डाउन हो रही है। इसका मतलब ये ऐसे जा करके और तीसरा कलेक्शन के बाद डाउन हो रही है। इसका मतलब इसमें भी क्या होती है कि एंगल 120 आ रही है, यानी यह मरीज भी क्या है कि नॉर्मल है, थोड़ा सा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, लेकिन यह मरीज भी नॉर्मल है। इसको हम चाहेंगे तो बिना किसी भी दवा का पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एंगल इसका 120 डिग्री आ रही है। एक मरीज ऐसा हो सकता है कि उसका फास्टिंग लेवल 150 से 160 से हो रही है और ग्लूकोज बढ़ा, लेकिन वो फिर डाउन हो रही है। ये मरीज को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस।
टाइप 2 मतलब कि इसका भी एंगल क्या हो रही है ना, डाउन हो रही है तीसरा कलेक्शन के बाद। यानी कि ये जानना में बहुत जरूरी होती है कि थर्ड कलेक्शन के बाद ये डाउन हो रही है, ये बहुत नेसेसरी है। तो इसका मतलब कि प्रेशर का ग्लूकोज लेवल क्या हो रही है, हाँ ये इससे याद रखिएगा कि इससे ऊपर जब भी बढ़ता है ना इस लेवल से, तो 160 180 मिलीग्राम से ऊपर बढ़ने का मतलब यूरिन से ग्लूकोज पास कर रहा है, वो ग्लाइकोसूरिया का केस है वो। अब क्या हो, ये ग्राफ चलिए तो इसको बोलेंगे टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ या यहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्लूकोज का लेवल 200 300 से 200 से फास्टिंग से स्टार्ट हुआ, और वो जो तो बहुत देर के बाद वो डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, तो इसको भी बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन ये क्या हो रही है ना कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ आपका ग्लूकोज तो ज्यादा बढ़ा हुआ है, इंसुलिन बहुत ज्यादा कम ही है, एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पेनक्रियाटिक स्टोरेज पर ज्यादा मेडिसिन पड़ेगी। तो ये जो होती है ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी टाइप 2 में ही आएगा, लेकिन मॉडरेट डायबिटीज बोलते हैं। एक ऐसा पेशेंट होगा कि जिसका ग्राफ ऐसे तो गया लेकिन वो घट नहीं रहा है, वो सीधा ऊपर की तरफ चला गया, बहुत देर के बाद वो डिक्रीज होगी, तो ऐसे पेशेंट को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, यानी इंसुलिन लेने वाला मरीज होगा। तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में याद रखना होगा। तो हमें वही चीज बोल रहे थे कि जीटीटी में हम लोग क्या करते हैं ना कि तीसरा जो कलेक्शन के बाद ये क्या हो रही है वो देखना होता है। तीसरा कलेक्शन के बाद जिसका एंगल अगर बढ़ते जा रहा है, 120 की जगह 150 हो गया, जैसे ऐसे आ गई, तो इसका मतलब वो डायबिटिक मेलाइटस का खतरा बनेगा, वो डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट बनने वाला है। तो इस तरह से क्या होती है कि थर्ड कलेक्शन के बाद हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गया नॉर्मल। एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है कि पेशेंट का शुगर यहाँ से स्टार्ट होगी 30 या 40 से, 30 से स्टार्ट होगी, बहुत से 30 से स्टार्ट होगी या 40 से। पेशेंट का ग्लूकोज देंगे तो बहुत से थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब एक ऐसा भी हो सकता है, यानी कि एक पेशेंट ऐसा हो सकता है, एक पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया का है कि बढ़ा लेकिन बहुत जल्दी फास्ट वो डाउन हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है कि ज्यादा फास्ट डाउन हो रहा है मतलब कि पेशेंट इंसुलिनोमा का है। इंसुलिनोमा मतलब कि इंसुलिन का लेवल बहुत हाई है, और इसका मतलब होता है पेशेंट स्टारवेशन में है। तो हाइपोग्लाइसेमिया का भी डिटर्मिनेशन अच्छा से कर लेते हैं, यानी कि यह कलेक्शन के बाद हमें पता चलता है। तो बिना जीटीटी का हम लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे। तो क्या होती है ना कि फास्टिंग और पीपी से तो हम सिर्फ यही क्यों देखेंगे ना, लेकिन जीटीटी से जो बीच का ग्लूकोज का कंडीशन क्या है ये पता चलता है जीटीटी से। तो ग्लूकोज टॉलरेंस क्या करती है कि ग्लूकोज लेने के बाद जो बीच का कंडीशन होता है ना, उसको ये पता लगाता है जीटीटी। यही था मेरा जीटीटी ग्राफ। जरूर इस ग्राफ को देखिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। जहां भी ग्राफ पे समझ में नहीं आए हमें जरूर क्वेश्चन इसमें राइज करिएगा, कमेंट से जरूर पूछेंगे, हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हम बता सकते हैं। तो चूंकि ग्राफ से ही पता लगता है कि पेशेंट टाइप 1 का है, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस का है, एक नॉर्मल एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, पेशेंट नॉर्मल है, लैग डायबिटीज का पेशेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज का पेशेंट है। क्योंकि ये जो कर्व होती है ना, ये जेस्टेशनल डायबिटीज ऐसा ही होती है कि पेशेंट का खाना खाया, फास्टिंग में ग्लूकोज नॉर्मल, खाना खाने के बाद ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है, फिर क्या होता है 2 घंटे बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लैग डायबिटीज, बोलते हैं लैग कर्व बोलते हैं। यही था मेरा जीटीटी। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो आप जरूर पूछेंगे, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।